कैंसर का हॉस्पिटल जब शौकत खानम बना सारे कहते थे फजूल काम है, यहाँ तो कैंसर का मरीज ही कोई नहीं। तो ये चीनी भी शुरू में सिर्फ अमीर लोग करते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत महंगा काम था। फिर आप एक खास कोई इवेंट होता था उस पे आप कुछ मीठा बना के खाते थे। अब मीठा आपके हर मील का हिस्सा है और स्नैक्स अलग है। मैं आपको आसान नुस्खा बताता हूँ रिवर्सल का, सिंपल। तो बॉडी को अल्कलाइन करना, तो अल्कलाइन करने के लिए एक चीज मैं कहूँगा जो आप पूरे पाकिस्तान में हम कर लें। तो अगर कोई डायबिटिक है तो क्या उसे फ्रूट्स या उनका जूस पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, या कंट्रोल रखना चाहिए? जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो हम लोग तो बड़े पाबंद हैं कि नमाज़ 5 टाइम पढ़े ना पढ़ें, हम रोटी 3 टाइम खाते ही खाते हैं। क्या और मेरे जैसे या हम लोगों के नॉर्मल जो ग्राहक होंगे वो तो कॉर्न सिरप को हमारे ज़हन में आता है छली। हाँ, हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि कौन सिरप शुगर है। सर आपने Organic वैसे ही food जो खाएं। टिप्स दिए हैं उससे ये तो है कि और पैसे बचाएं ना बचाएं, साल का 1,80,000 तो हर कोई बचा सकता है। तो एक तो अगर आप डायबिटिक हैं या नहीं है, फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करवाएं अपना। तो बंदे की शुगर डाउन नहीं हो सकती, इतने अल्लाह ने सिस्टम रखे हैं। लेकिन जब आप शुगर कम करने की दवाई खाते हैं या इंसुलिन लगाते हैं तो वो सारे सेटअप को बाईपास करती है और आपकी शुगर फौरन गिरती है। अच्छा, एक तो इन्होंने ये काम किया कि फूड एडिक्शन एडिक्टिव बना दिया फूड को। बना दिया। तो उस तरह के सब्सटेंसेस को डिस्कवर किया गया जो एडिक्शन की तरफ लेके जाएं, और उसमें चीनी और आपका जो मैदा है, गंदम है, ये सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। इनकी कम्बिनेशन बनाया गया सॉल्ट के साथ, फैट्स के साथ, ताकि एक दफ़ा आप खाएं, फिर क्रंची इनको बनाया गया। ये एक पूरी लाइन है। उन्होंने एक तो एडिक्शन पे काम किया, टेक्सचर पे काम किया, स्मेल पे काम किया, स्मेल आपको अच्छी लगे कि आप कॉन्टिन्यूस क्रेव करते रहें ये चीज़ों को। नंबर 2, इन्होंने इसको सस्ता किया, मैस प्रोडक्शन की, बड़े पैमाने पे यूनिट लगाए। जैसे ये चीनी भी शुरू में सिर्फ अमीर लोग करते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत महंगा काम था। ये क्योंकि त्योहारों में जो मतलब कि ईद पे मीठा खाना और ये चीज़ें जो हैं वो उसकी कोर रीज़न ही ये थी कि हर वक्त अवेलेबल नहीं थी। फिर आप एक ख़ास कोई इवेंट होता था उस पे आप कुछ मीठा बना के खाते थे। ऐसे ही होता था। वो जो आप कभी कभी खाते थे ना, अब आप दिन में कितनी दफ़ा खा रहे हैं? आप मतलब ऑलमोस्ट हर मील में ही कंज्यूम कर रहे हैं। अब मीठा आपके हर मील का हिस्सा है और स्नैक्स अलग है, वही मीठे हैं। तो असल तबाही इसने मचाई। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि बच्चों पे काम करो और नौजवानों पे काम करो। आप देख लें कि जितनी भी आपको पोटैटो चिप्स के ऐड देखें, सोडा बोतलों के ऐड देखें, कोक के, पेप्सी पे, तो उसमें वो बच्चे, नौजवान, लड़कियां, लड़के, हैप्पीनेस, जॉय। वो ये नहीं कहते कि ये कोक पिए, इसके अंदर ये विटामिन, ये मिनरल, ये आपकी न्यूट्रिशन नीड पूरी होगी। वो इस तरफ लेके ही नहीं जाते। कोका कोला की तो पूरी मार्केटिंग ही उन्होंने हैप्पीनेस के साथ जोड़ा हुआ है। रोजा खोल रहे हैं, कुछ और हो रहा है, हैप्पीनेस है, चिल हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपनी ये स्ट्रेटजी बनाई। तो सारा जो टबैको की इन्वेस्टमेंट थी वो फूड के अंदर आई। और आप देखें कि दुनिया में 1980 के बाद बीमारियों का जो ग्राफ है बड़ी तेजी से बढ़ा। हमारे मुल्क में भी आप उससे पहले के डाटा उठा के देखें। आपके मुल्क में जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में बना था तो मरीज ही कोई नहीं था। हार्ट के पेशेंट्स बहुत कम थे। लोग, अमीर लोगों को होता था, अमेरिका चले जाते थे। कैंसर का हॉस्पिटल जब शौकत खानम बना, इमरान खान साहब ने बनाया लाहौर में, तो सारे कहते थे फजूल काम है, यहाँ तो कैंसर का मरीज ही कोई नहीं। तो अब आप देखें कि मरीजों को वो लेते नहीं है, इतने मरीज हैं। तो ये यकदम जो कैंसर आ गया, डायबिटीज़ आ गई, आपके पास ब्लड प्रेशर आ गया, हार्ट के मसले बढ़ गए, रेडी वाले को हार्ट अटैक हो रहा है। वो भाई क्या हुआ है आखिर? एग्जैक्टली ऐसा क्या एक ही एलिमेंट है कि आपने खा खा के खुद को मार दिया। मतलब ओवर कंजम्पशन की वजह से हम लोग इस पे ओवर ईटिंग भी नहीं है, ओवर ईटिंग है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, हर वक्त जो मुंह चला रहे हैं। और जब आप खाना खाते हैं तो 4 घंटे लगते हैं आपकी बॉडी को उस फूड को डिस्पोज ऑफ करने में। उसने उसको डाइजेस्ट करना है, उससे न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करने हैं, उसकी वेस्ट को बाहर निकालना है, और न्यूट्रिएंट को बॉडी जहाँ जहाँ चाहिए 4 घंटे। और इस दौरान ना आपका इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है, ना आपके जिस्म में हीलिंग का कोई काम हो पाता है। ठीक है। ठीक है। अब अंदाज़ा करें कि एक बंदा
3 खाने खा रहा है, 2 स्नैक्स ले रहा है, तो 24 घंटों में 20 घंटे तो उसकी बॉडी इन्हीं कामों में लगी रहेगी ना। ठीक है, मतलब रिकवरी और वो सारे ऑपरेशन ही हॉल्ट हुए हैं, और वो रोजाना इकट्ठा होता जाएगा, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर यकदम धमाका होता है, फिर एक डायबिटीज नहीं निकलती, पता चलता है कि इसको ये भी है, ये भी है। तो इशू असल में ये है कि हम खा के मार रहे हैं। तो अगर हम अपनी फूड के ऊपर, और दूसरी बात ये गंदा खाना हमें रिप्लेस कर दिया गया हेल्दी फैट से डर्टी फैट के ऊपर। इंशाल्लाह हम इस पे एक पूरा वीडियो करें। वो तो सर एक पूरा इंटायरली टॉपिक ही है पूरा, बहुत उस पे करेंगे। तो आपको देसी घी और इन चीज़ों से बारे में बताया गया कि ये तो जम जाते हैं और ये होता है, वो होता है, आपको उससे हटा दिया गया। आपको उसकी जगह पे कुकिंग ऑयल की तरफ लेके आए, जो कि इंतहाई टॉक्सिक है बॉडी के लिए। इसी तरह से जो आपने गंदम है उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुई, जेनेटिक मॉडिफिकेशन GMO बीज है, और उसकी केमिकल कंपोजिशन बदल गई, वो हम खा रहे हैं। और फिर जो उसको ग्राइंड करने के प्रोसेस आ गए, उसके अंदर अब ये जो मैदा है वो चीनी से भी ज़्यादा तेज़ी से आपकी शुगर बढ़ाता है। फिर चीनी की कंजम्पशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नतीजा ये है कि अब आपको अगर याद हो कि आज से हम 15-20 साल पीछे जाएं, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती थी ये शीशे की बोतल में आती थी 250 ml में, बिल्कुल ऐसे है, और मेहमान को एक मिलती थी, बिल्कुल ऐसे ही। और बच्चे देखते रहते थे कि मेहमान छोड़ेगा तो हम थोड़े से वो लेंगे। बल्कि उसकी वो इस तरह से ग्लास की बड़ी बोतल भी आती थी। मुझे अभी भी याद है कि मेहमान कोई आता था तो तब हम लोग भागते थे मार्केट फौरन के, जाके फौरन से लेके आओ, और मेहमान को एक दफे गिलास मिलता था, ये नहीं होता था कि वो डालते जाए। एग्जैक्टली, ये कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं कि खाने के साथ वो इस तरह से यहाँ पड़ी हुई और चार ग्लास कर रहे हैं। हाँ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था कॉन्सेप्ट था। तो अब इतना सा छोटा जो बच्चा है उसको फैटी लिवर क्यों हो रहा है 2 साल का? क्योंकि उसकी माँ उसको पिला रही है कोक, और एक दफ़ा जब उसको टेस्ट लग गया, एडिक्शन का एलिमेंट आ गया, तो वो जो प्लेयर ट्रैप है हम उसमें धंसते जा रहे हैं। हम लोगों को जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा लेने के लिए आप बार बार खाते हैं, आपकी जिस्म की ज़रूरत नहीं है। जबकि फूड जो है वो हमने एंटरटेनमेंट के तौर पे ले लिया उसे, कि जितनी दफ़ा मज़ा आ रहा है हम खाते जाएं रादर देन ये कि हम उसे उस तरह यूज़ करते हैं कि हमारी बॉडी का फ्यूल है वो फ्यूल। फूड ने क्या करना है, आपको ज़िंदा रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो फूड है उसका एक एलिमेंट है कि आपको ज़िंदा रखे, सस्टेन करे लाइफ। एग्जैक्टली। नंबर 2, आपको एनर्जी दे। एक तो जिंदा है ना, आप लेटे हुए हैं तो जिंदा है, हाँ। लेकिन आपने काम काज करना है रोज़मर्रा जिंदगी, एनर्जी। नंबर 3, फूड का काम ये है कि वो आपकी बॉडी के अंदर, अगर आप बच्चे हैं तो आपकी ग्रोथ हो रही है तो उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, और अगर आप बड़े हैं तो जो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम होना है उसका रॉ मटेरियल, और फिर आखिरी काम है वो इंजॉयमेंट, नॉरिशमेंट। ठीक है। अब अगर किसी भी फूड में ये पहले 4 काम नहीं हो रहे ना, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, बीमार आपको कर रहा है, एनर्जी आपको नहीं दे रहा, आपकी रिपेयर मेंटेनेंस या ग्रोथ का फैक्टर नहीं हो रहा, तो फिर वो फूड नहीं है, चाहे जितना भी मज़ेदार हो। बिल्कुल ठीक है, हाँ। वो फिर उसे आप फूड में कंसीडर ही नहीं करेंगे, वो फूड नहीं है, क्योंकि उसके कोर 3 एलिमेंट्स हमने 4 में से निकाल दिए। यस। तो हमारा जो मसला हुआ वो ये था कि हमारा जिस्म इतना खाने के लिए बना ही नहीं था जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। जेनेटिकली हम वैसे नहीं थे, ससेप्टिबिलिटी थी बीटा सेल की, और उसके बाद आपका थ्रेशोल्ड नहीं था। अब आप खा रहे हैं। मैं आपको आसान नुस्खा बताता हूँ रिवर्सल का, सिंपल। आप अगर 70 किलो से ज़्यादा आपका वेट है नॉर्मल बंदे का, कुछ आइडियल बॉडी वेट की हम बात कर लें, हाँ जी, वो बंदा अपना 15 किलो वेट लॉस कर ले, उसकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब डायबिटीज़ जो है वो क्लोजली कनेक्टेड है वेट लॉस के साथ। वेट लॉस का, चाहे आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बंदा कहता है नहीं जी मुझे मेरा, और भाई आपकी इनसाइड पे फैट्स हैं, आपके जिगर में, आपके पैंक्रियास पे, और अगर 70 kg से कम है वेट आपका तो 10 किलो आपने कर लिया, आपकी रिवर्स हो जाएगी। अब ये 10 किलो 15 किलो चाहे आप करें 2 माह में, चाहे आप 1 माह में कर लें, चाहे आप 6 माह में कर लें। ठीक है सर। अब एक इसके साथ ना बुनियादी सवाल एक ये बनता है कि हो सकता है कि हम लोगों को मतलब बाहर से देखने में ना लग रहा हो कि हम लोगों का फैट या वो है, और कोई मेक श्योर करना चाहता है
अपनी बॉडी को वो मतलब पूरी तरह से एग्जामिन अगर करना चाहते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है या कौन से टेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हों, जो कि उन्हें बेसिक वो करने चाहिए जो कि उनकी ओवरऑल हेल्थ को डिफाइन कर देंगे? असल में सबसे जो बदकिस्मती की बात है कि हज़ारों टेस्ट होते हैं, बेसिक टेस्ट होते ही नहीं। जो ज़रूरी है हम वो नहीं करवाते, बाकी सब करवा लेते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देखें, मुझे 50 यूनिट इंसुलिन लग रही थी और डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आपकी बॉडी चूँकि इंसुलिन बनाती नहीं है, इस वजह से आपको बाहर से लगेगी, अब इसीलिए लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये टाइप 1 की कंडीशन होती है जिसमें वो नहीं बनती, इंसुलिन बनती ही नहीं है। टाइप 2 में ऐसा नहीं होता। टाइप 2 में तो इंसुलिन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो ग्लूकोज को लेके जाती है सेल के पास, सेल पहले ही भरा हुआ है चर्बी बन के, तो वो बॉडी में ही लेके फिरती रहती है। वो फिर खुद भी बढ़ती है तो खराबी पैदा करेगी। अब अगर आपने कोई 50 वर्कर गली में छोड़ दिए और काम उनके पास कोई नहीं, तो वो फिर पंगे लेंगे ना, कभी उसको खराब करेंगे, वो कहेंगे कि आप काम हम अपनी तरफ से निकाल लें, कुछ खराब करके लेंगे। ठीक है, तो एक तो अगर आप डायबिटिक हैं या नहीं है, फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करवाएं अपना। फास्टिंग इंसुलिन लेवल, बेशक डायबिटीज आपको है या नहीं है। इसकी रेंज जो है फास्टिंग इंसुलिन लेवल की रेंज 2.6 से लेके 2.6 से 6 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर ये 6 से ज़्यादा जा रहा है तो समझ लें आपकी बॉडी में फैट जमा हो रहा है। ठीक है, और आप डायबिटिक होने जा रहे हैं, कि आप उस ट्रैक पे चल पड़े हैं। अब वही है कि किसी टाइम पे एक बॉम्ब फटेगा और आपको पता चलेगा। कुछ लैब्स जो हैं पाकिस्तान में वो पिकोमोल में भी करती हैं। तो पी मोल में अगर आए तो पी मोल की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उसे आप 6 से तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर या फिर उसे समझे कि वो 15 पी मोल से लेकर 36 पी मोल के दरमियान रहना चाहिए। ठीक है। तो अगर तो आपकी फास्टिंग इंसुलिन लेवल यहाँ पे है तो आप सेफ जोन में, सेफ जोन में। दूसरा, आप आइडियल वेट के वो एक बेसिक घर पे कैलकुलेशन आप कर लें, अपनी वेस्ट मेजर कर लें। पेट बेल्ट से बाहर आ गया, समझे खतरे में आप आ गए, चाहे आपका ब्लड प्रेशर नहीं है, चाहे शुगर नहीं, आपको हो जाएगा। इस हवाले से अगर आप देखेंगे तो इस वक्त हम सब लोग उसी दौड़ पे हैं। मैं तो बल्कि आजकल जो एक ट्रेंड वैसे भी चेंज हुआ था, पहले तो हम लोगों के काम भी ऐसे होते थे भाग दौड़ वाले, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, डिजिटल एरा आ गया, तो अब उस तरह से भाग दौड़ तो मशीन ही करती है, हमें करना नहीं पड़ता, हम मोस्टली बैठे रहते हैं और इसी तरह से फैट बस एक्यूमुलेट ही करते जा रहे हैं। अगर इस रेशो से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 30% जो हैं वो तो ऐसे लोग हैं जो डायग्नोज्ड हैं। अनडायग्नोज्ड कितने हैं? मेरे ख्याल से बाकी 70% अनडायग्नोज्ड डायबिटिक हैं। तो हम एक बीमार नेशन बनते चले जा रहे हैं। तो अब करना क्या है? एग्जैक्टली इस चीज पे रिवर्स कैसे करना है? तो बात ये है कि जब आप इस कॉज और इफेक्ट की थ्योरी को देखेंगे ना, तो कॉज आपका क्या बन रहा है? 2 चीजें बन रही हैं, ओवर ईटिंग और आपकी ईटिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ठीक है, आप मतलब ज्यादा टाइम खा रहे हैं और उस हर सिटिंग में भी ज्यादा खा रहे हैं। बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी। बिल्कुल ठीक है। तो पहला काम ये करें, जो डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज रिवर्स करनी है, रमज़ान का महीना है, रोज़े रखें। वैसे ये डॉक्टर्स जो हैं, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी कि वो मैंने जहाँ तक सुना हुआ है कि कुछ डॉक्टर्स तो बिल्कुल ही मना करते हैं कि भाई रोजे लेने, आप नहीं, सारे करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि डायबिटिक हो तो आपने रोजा रखना ही नहीं। मैं नहीं रखता था रोजे भाई, रमजान अब तो सर आप मैं तो रख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ये आज 5वां छठा रोजा है, तो मैंने इंटेंशनली मैं ये रोजा विदाउट सहरी रख रहा हूँ। सहरी के वक्त उठता हूँ, सिर्फ पानी पी रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा, नॉन कैलोरी वो सुन्नत पूरी कर रहा हूँ, और एक खाना खा रहा हूँ इफ्तारी में। 24 घंटे की फास्टिंग कर रहा हूँ। आज भी मैंने फास्टिंग की हुई है। आपके एनर्जी लेवल से बिल्कुल नहीं लगता अब तो, बल्कि वो क्योंकि टाइम भी इफ्तारी के करीब जा रहा है, तो आपका एनर्जी लेवल तो मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो आप बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस है ना, इसको कम करें, फास्टिंग करें, रोजे रखें। वो जो होता है ना, शुगर डाउन हो जाती है, वो दवाई की वजह से होती है। ठीक है, कि आप जो मेडिसिन उसके साथ ले रहे हैं वो शुगर वैसे नॉर्मल शुगर किसी बंदे की डाउन नहीं हो सकती।
अच्छा, नॉर्मली वरना नहीं, क्योंकि आपके वैसे लिवर ने भी रखी हुई है, मसल में भी है। आपके लिवर के अंदर 20 चम्मच शुगर है, मसल्स के अंदर 100 चम्मच शुगर है, और उसके बाद फैट्स भी है। एग्जैक्टली हाँ, वो अगर वो खत्म होगी तो फैट को बर्न करना शुरू कर देगा। प्रोटीन है, मसल्स है, तो बंदे की शुगर डाउन नहीं हो सकती, इतने अल्लाह ने सिस्टम रखे हैं। लेकिन जब आप शुगर कम करने की दवाई खाते हैं या इंसुलिन लगाते हैं तो वो सारे सेटअप को बाईपास करती है और आपकी शुगर फौरन गिर जाती है। वो पहला काम है फास्टिंग करें, ठीक है, रोजे हैं, रोजे रखें, और सहरी के वक्त आप वो शुगर की दवाई ना खाएं, ठीक है। इफ्तारी में अगर आपकी शुगर लेवल बढ़ी हुई आ रही है तो आप दवाई खा लें, तो एक तो स्टेप ये है। और रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करें आप अपना जो फास्टिंग का पीरियड है, जो ना खाने का पीरियड है, उसे बढ़ाएं। 24 घंटों में 15-16 घंटे ऐसे होने चाहिए जब बॉडी के पास खाने वाली कोई चीज़ ना हो, बॉडी रिपेयर करेगी आपको। अच्छा, इसको समझने के लिए कि आपने घर में मेड रखी हुई है, किचन में है वो, उस किचन की सफाई, बर्तनों की धुलाई और चीज़ों को, राशन को खानों में रखना और सारा करना, ये उसका काम है। बिल्कुल। प्लस आपको पका के नाश्ता, ब्रेकफास्ट, चाय वो भी उसने बना के देना, राइट। अब वो बर्तन पड़े हुए हैं रात के खाने के, और वो साफ़ करने लगी है, तो अभी घर से आपने बैल दी कि चाय ले आओ, तो वो बर्तन उधर ही छोड़ेगी और चाय बना के दे दी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अभी चाय बना के वो फारिग हुई है तो दूसरी बेल आ गई, नाश्ता दे दें, उसने स्कूल जाना है, उसने फिर बर्तन छोड़े, अब वो चाय वाला बर्तन भी आ गया इधर, नाश्ते वाले भी आ गए, तो एक वक्त में एक ही काम करना ना। बिल्कुल ऐसे। अब ये हुआ कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, पेंडिंग टास्क जो है ना वो लाइन अप होता जा रहा है, और एक वक्त आएगा कि वो जो बचा कुचा खाना उन बर्तनों में है, वहाँ लाल बेग भी आ जाएंगे, वहाँ पे स्मेल भी आएगी, वहाँ और बैक्टीरिया भी डेवलप होंगे। लेकिन आपने उसको इतना बिजी किया हुआ है बाकी कामों में कि वो ये कर नहीं पा रहे, और अब आप उसे कहें कि तुम तो बड़ी फौहर हो, तुम्हें तो कोई अकल ही नहीं है, तो वो क्या कहेगी? वो तो उसके इट्स आउट ऑफ हर हैंड्स, वो कुछ कर ही नहीं सकती। तो बॉडी जब तक आप खाई जा रहे हैं ना, तो ये इमरजेंसी है, इसको उसने टैकल करना ही करना है। वो बाकी ऑपरेशंस को रोक के वो फौरन इस पे रिपेयर मेंटेनेंस छोड़ देगी, इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, वो सारी एनर्जी उस पे लगा देगी। डाइजेस्ट करना एक इंटेंसिव एनर्जी वाला काम होता है, पूरी बॉडी को इस पे काम करना पड़ता है। इसलिए जब आप पराठे खाते हैं ना, तो फिर आपको नींद आ रही थी, वजह पूरी एनर्जी तो पराठे हजम करने पे लग जाती, तो ब्रेन को एनर्जी की सप्लाई रुक जाती, बाकी काम वो हॉल्ट, फिर आपका दिल करता सो जाओ। सर इसी तरह से अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो हम लोग तो बड़े पाबंद हैं कि नमाज 5 टाइम पढ़े ना पढ़ें, हम रोटी 3 टाइम खाते ही खाते हैं, ठीक है। एक तो सुबह 9-10 बजे हम लोगों का नाश्ता हो गया, 4 घंटे से अगर हम लोगों ने उस पर करने हैं डाइजेशन में, तो 4 घंटे पूरे नहीं होते, हमारे लंच का टाइम हो जाता है ऐसे, ठीक है। लंच से हम फ्री होते हैं तो हम लोगों का 4-5 बजे टी या स्नैक तो लाजमी है, कुछ ना कुछ वो हो रहा हो। वहाँ से अभी हम लोगों का डाइजेशन पूरी नहीं होती कि डिनर का टाइम हो जाता है, डिनर की डाइजेशन होती नहीं है कि हमारा स्लीप का टाइम या उसके वो हो जाता है, फिर भी कुछ खा रहे होते हैं। हाँ, वो भी उससे पहले आप कोई ना कोई, मैंने देखा है कि आदत है सपर या उसके तौर पे कुछ बादाम खा रहा हूँ, ये क्रेविंग हो रही, तो आप ना एक तो काम ये करें कि अपना खाने का जो है वो कम करें, और जो एनर्जी अंदर जमा की हुई है ना आपने, उसे बर्न करें, पहले उसे बर्न करने दें, तो वो वेट कम हो जाएगा आपका खुद ही। फास्टिंग करें, 2 वक्त खाना खाएं। आपने अच्छे सुना नहीं यार, इसके तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। हाँ, ये 2 वक्त का वाला जो कहीं 3 वक्त पढ़ा आपने कभी? नहीं, ऐसा तो कभी इसके घर में इतने फाके हैं कि 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही, रोटी 2 वक्त की थी, हम लोगों ने बढ़ा दी, हमने बढ़ा दी, वही फूड कंपनियों ने बढ़वाई ना हमसे, हमारे दिमागों में डाल के, डॉक्टर्स के जरिए। तो आप नाश्ता लेट करें, हाँ जी, ठीक है, नाश्ता कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, जब भूख नहीं आप ना करें। 11 बजे नाश्ता करें, और जिस चीज़ को आपने टाइम के साथ बाउंड करना वो है कि आपका शाम का खाना 6 बजे हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका डिनर जो है 6 बजे, मतलब जब सूरज गुरूब हो रहा है तो उसके टाइम के साथ साथ आप कर लें, और आप फिर 6 से 10 बजे आप सो जाए, ठीक है। 4 घंटे में आपका स्टमक हर चीज़ प्रोसेस कर देगा, और फिर जब 10 बजे आप सोएंगे तो अब आप सो गए, तो अब आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस हार्मोन आ रहे हैं, जा रहे हैं, नए काम शुरू हो जाएंगे। जो अब इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो हम रातों को लेट सोते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम है आपके। तो
शाम का खाना आप जैसे ही मगरिब की नमाज़ पढ़ लें या 6 बजे फिक्स कर लें, और ताकि 4 घंटे आपको मिल जाए, 10 बजे सो जाएं, और फिर 6 से अगले दिन 11 बजे तक या 10 बजे तक नाश्ता जो आपने करना होता है, कुछ ना खाएं सिवाय पानी के। आपकी बॉडी उस वक्त जब आप कुछ नहीं खा रहे होंगे तो ये फैट बर्न करनी शुरू कर देगी, बिल्कुल ठीक है। और आपका ब्लड इंसुलिन शुगर लेवल डाउन होगा। शुगर लेवल जैसे डाउन होगा, इंसुलिन लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी वो उसकी प्रोडक्शन ही ऐसा ऐसा कम जरूरत नहीं ना। जब शुगर नहीं आएगी, इंसुलिन नहीं बनेगी, तो तब आपकी बॉडी हेल्दी होना शुरू हो जाएगी, आप यंगर होना शुरू हो जाएंगे, आप स्मार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करवाएं। दूसरी चीज़ जो हमें मार रही है शुगर की वजह से और शुगर के साथ, ये दोनों एक दूसरे के, वो है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन। ठीक है। इन्फ्लेमेशन सेल लेवल के ऊपर, सूजन को कहते हैं, सूजिस को कहते हैं, और ये आपकी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन मुसलसल बढ़ी रहती है, आप समझे कि आपका पूरा जिस्म जख्मी है, इंटरनली है बस, के बाहर नजर नहीं, क्रोनिक है। वैसे इन्फ्लेमेशन आपकी इम्यून रिस्पॉन्स है, ये होना चाहिए, इससे आप हील होते हैं। वैसे मुझे यहाँ कट लग गया तो यहाँ सोज आ जाएगी ना, एग्जैक्टली दर्द आएगी, सूजन होगा, यहाँ पे कुछ और मादा इकट्ठा हो जाएगा जिससे खरींड बनेगा। ये हील करने का सारा प्रोसेस है, और जब ये ठीक हो जाएगा तो सारा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मुसलसल ये सूजन रहे, मुसलसल दर्द रहे, तो फिर क्या मतलब, फिर यही इम्यून सिस्टम हमें तबाही की तरफ ले जाएगा। तो आप जब शुगर वाली चीज़ें खाते हैं, जब आप रात को जागते हैं, जब आप प्रोसेस फूड खाते हैं, जब आप केमिकल वाला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है, और इस इन्फ्लेमेशन से हमारी बॉडी में एसिड्स बढ़ते हैं, तेज़ाबी मादे बढ़ते हैं, और तेज़ाबी मादे तकरीबन हर चीज़ खाने से भी आते हैं। आपने रोटी खाई, आपने गोश्त खाया, आपके जिसको हम कहते हैं पीएच लेवल जो है ना हमारा डिस्टर्ब होता है, हमारा पीएच कम होता जाता है, एसिडिक होते जाते हैं, जबकि बॉडी को नॉर्मल रहना चाहिए, ना अल्कलाइन होना चाहिए ना एसिडिक। अब बॉडी आपकी, जो मोटा बंदा है, जो शुगर पेशेंट है, जो बार बार खा रहा है, वो एसिडिक है। एसिडिक एनवायरनमेंट में एक तो बॉडी का डैमेज बड़ा तेज़ी से होता है, एजिंग बड़ी तेज़ी से आती है। आप देखते हैं बंदा 40 साल का, लागू 60 साल का रहा, बहुत सारे, बल्कि मेरे अपने दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपनी एज से ज़्यादा, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, वो खा रहे होंगे। तो बॉडी को अल्कलाइन करना, तो अल्कलाइन करने के लिए एक चीज़ मैं कहूँगा जो आप पूरे पाकिस्तान में हम कर लें तो हम इंकलाब पैदा कर रहे हैं। सुबह बजाय चाय पीने के ना, ग्रीन शेक पिए, ग्रीन स्मूदी पीजिए। ठीक है, चाय को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस कर, तो वो मेरे उस्ताद कहते होते हैं, डॉक्टर त्रिपाठी, के गैस टू ग्राइंडर। तो आप गैस न बर्नर नहीं चलाना, ग्राइंडर चलाएं, उसमें पालक के 1-2 पत्ते डाल लें, उसमें पुदीना डाल लें, थोड़ा धनिया डाल लें, लहसुन की एक कली डाल लें, उसमें पान का पत्ता बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, थोड़ा सा वो डाल लें, ठीक है, एलोवेरा डाल लें, गिलास पानी का डाल लें, नमक डालें, और थोड़ा लीमू, स्मूदी। ये स्मूदी एक तो आपको सुबह सुबह न्यूट्रिशन सारे मिल गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल गया, विटामिन मिल गया, मिनरल्स मिल गया, ठीक है, मैग्नीशियम पोटाशियम आपको मिल गया। दूसरा, आपकी बॉडी को ये अल्कलाइन करेगा, ठीक है, जो एसिडिटी प्रोड्यूस हुई थी डाइजेशन उसको से, कम उसे करेगा। कम जबकि चाय एसिडिटी बढ़ाती है। अब रात को जब आप सोए, आपकी बॉडी एसिडिक है, आपने सुबह फिर उसको एसिडिक कर दिया, और एसिडिक का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर तबाही फिर रही है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती जा रही है, और इन्फ्लेमेशन सारी बीमारियों की माँ है। इसी से आपका कोलेस्ट्रॉल जमता है, इसी से क्लॉटिंग पैदा होती है, इसी से हार्ट अटैक होता है, इसी से आपके लिवर के फंक्शन डाउन होते हैं, इसी के आपके किडनी के फंक्शन डाउन होते हैं, इसी से मेंटल प्रॉब्लम डेवलप हो रहे हैं, इलनेस डेवलप हो रही है, यानी कि ब्रेन फॉग और ये चूंकि शुगर के साथ जुड़े हुए हैं, अटेंशन नहीं दी जाती। ये तो बल्कि बच्चों में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। बच्चों की न्यूट्रिशन कौन सी सही है? बच्चों को तो हम लोग बचपन से ही उसे शुगर दे के, आप जब फार्मूला मिल्क, एक पैदा होने वाले बच्चे को माँ का दूध नहीं देंगे, उसे फार्मूला मिल्क देंगे, तो उसमें चीनी है। उनकी पूरी डाइट ही इस पे है, मतलब बच्चा उस एज से इन्फ्लेमेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है, फिर उसकी ग्रोथ जो है हो रही है, साथ बीमारियां भी उसके अंदर ही ग्रो कर रही हैं।
फिर हम उसे एंटीबायोटिक पे लगा रहे हैं, फिर वो तो एक फिर लंबी कहानी है, इस पर किसी वक्त बात करेंगे। तो आप एक तो अल्कलाइन करें बॉडी को, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अल्कलाइन करते हुए आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल मेजर करने के लिए एक शानदार टेस्ट है, HSCRP से हम कहते हैं, CRP। एक सादा CRP टेस्ट होता है, लेकिन HSCRP जो होता है हाई सेंसिटिव CRP होता है, ये ब्लड सेल लेवल पे इन्फ्लेमेशन को मेजर करता है, और ये 1 से नीचे हो तो क्या ही बात है। ठीक है, ये 1 से नीचे होना चाहिए, आइडियली ये 1 से नीचे होना चाहिए। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बाहर स्लिम स्मार्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, उनकी 28, 19 वैल्यू है। अच्छा, और 28 ये होना 1 पे चाहिए, और 28 ये 19 5-6 तो आम है ना। अच्छा, ये नॉर्मली आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर ये भी नहीं टेस्ट लिख के देता, तो आप तीसरी चीज़ विटामिन डी का लेवल आपने चेक रखना है अपने जिस्म में। विटामिन डी आपका असल सिर्फ हड्डियों को मजबूत नहीं करता, ये इम्यूनिटी का हथियार है। आप देखें कोविड में यूरोप अमेरिका में ज़्यादा डेथ हुई, अफ्रीका में नहीं हुई। हाँ, सुनने हमारे यहाँ चले अपने यहाँ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ हमारे गांव में कितने लोग मरे? बहुत कम थे। सारी कैजुअलिटी शहरों में हुई थी। बिल्कुल ऐसे है। वजह यह है कि उन लोगों की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, विटामिन डी का लेवल बड़ा शानदार था। हम देखें यहाँ तक हमने कपड़े पहने हुए हैं, सारा दिन हम कवर्ड रहते हैं, सन से हमें कुछ नहीं मिल रहा जो विटामिन डी मिलना चाहिए। तो विटामिन डी का लेवल अक्सर लोगों में कम है, सीवियर कम है। ये 80 और 90 नैनोग्राम के दरमियान रखें, और ये आमतौर पे मैंने देखा 4, 5, 6, 10 पे, जिसका बड़ा अच्छा है ना उसका 30-35 निकलता है। तो इसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम धूप में सारा दिन नंगे नहीं फिर सकते। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, तो विटामिन डी का अपना चेक कराएं, HSCRP, फास्टिंग इंसुलिन लेवल, और चौथा आपने टेस्ट जो घर में खुद ही हम वो बाकी फिजिकल मेजरमेंट्स है। और अगर आपको स्टिन टैग्स नज़र आ रहे हैं, काली गर्दन हुई है, लथार्जी है, तो ये सारे अच्छा, मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होना, ये बता रहे हैं कि आप शुगर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फौरी तौर पे अगर HbA1c कराएं, HbA1c अगर आपका नॉर्मल भी है लेकिन इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है, आप ये सारे टेस्ट फिर तो आप समझें कि आपको शुगर होने वाली है। फौरी तौर पे फास्टिंग पे आ जाएं, फौरी तौर पे 2 खानों पे चले जाएं। और अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं ज़बरदस्त किस्म के, रोटी चावल वगैरह छोड़ दें, मीठा छोड़ दें, प्रोसेस फूड छोड़ दें, गोश्त खाएं, यखनी पीजिए, सैलड खाएं, दालें खाएं, आप लेंटिल्स जो हैं लेंटिल्स खाएं, ठीक है, स्प्राउट करके खाएं उन्हें, स्प्राउट बड़े शानदार होते हैं। थोड़ा सा अगर आप स्प्राउटिंग को स्प्राउटिंग ये है कि उगा लें उन्हें, मसलन काले चने हैं, शानदार चीज़ है। आप जब उसे वैसे पकाते हैं तो उनके अंदर शुगर बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप उन्हें रात को भिगो दें और सुबह उनको पानी निकाल के एक सूती कपड़े में उनको बांध के रख दें सारा दिन, और किसी बर्तन में डाल के उसे किचन में या धूप में रख दें, शाम को फिर आप उन्हें खोलें, धो दें, कपड़ा भी धो दें ताकि हमक ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है, और फिर उन्हें रख दें, दूसरे दिन वो उगना शुरू हो जाएंगे। हाँ, वो छोटी छोटी जड़ें सी उनके निकलने तो 2 दिन में तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, 1-1 इंच की जड़ें हो जाती हैं। वो जब पौधा उगना है ना, तो बीज के अंदर 2 एलिमेंट है। एक तो बीज के अंदर ग्लूकोज होता है, वो पौधा उसे खाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जिससे उसके अंदर फर्ज करें अगर 100 ग्राम वो काले चने हैं तो उसमें वैसे तो 60 ग्राम ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जब वो स्प्राउट करते हैं तो ये 30 ग्राम पे आ जाएगा। अच्छा, मतलब हाफ हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जो बात है कि हर बीज के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं। जब पौधे ने उगना होता है ना, तो उस वक्त उनको चाहिए होते हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। जब तक उगता नहीं है बीज, तो वो लॉक में होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप उन बीज को पानी में डालते हैं तो ये उसको सिग्नल मिलता है कि अब उगने का वक्त है, वो रिलीज हो जाते हैं। तो अब जो स्प्राउट आप खाएंगे ना, तो अगर नॉर्मल आप चने खाते हैं पका के, तो उसके अंदर फर्ज करें आपको जो आयरन है वो 2 मिलीग्राम मिलता है, तो जब स्प्राउट आपने किया है तो वो 5 से 6 मिलीग्राम हो जाएगा। तो ग्लूकोज का कम हो गया, और दूसरी तरफ आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो बढ़ गई। और तीसरा ये अल्कलाइन होते हैं, स्प्राउट अल्कलाइन होते हैं, बॉडी में एसिड्स कम होगा, इन्फ्लेमेशन आपकी कम होगी। तो ये एक मतलब खुद से ही हल करने लग जाएंगे आपके कोर मसलों को, अगर आप सिर्फ एक छोटा सा चेंज एक ले आते हैं अपनी ईटिंग में। ये बड़े रेडिकल चेंजेस हैं, इसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट।
कि छोटे चेंज से बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना। बटरफ्लाई के जो पर है ना, वो जब उड़ती है, अगर उसकी वेवलेंथ मैच कर जाए आपके क्लाइमेट की वेवलेंथ से, तो वो एक पर जो है ना, वो क्लाइमेट को चेंज कर देता है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बीमारियों से पाक कर देंगी, मेडिसिन फ्री कर देंगी। शुगर क्या, कोई बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो किसी वायरस को, किसी बैक्टीरिया को घुसने ही नहीं देगी अंदर। सर हमने बहुत सी बात इस पे की कि कैसे होता है डायबिटीज़, क्यों होता है, क्या खाना चाहिए। एक दो चीज़ें जो एलिमेंट्स हम थोड़े से मिस कर गए हैं, उन पे अगर थोड़े से आप रोशनी डालें कि फ्रूट्स, फल जो हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में खाए जाते हैं। तो अगर कोई डायबिटिक है तो क्या उसे फ्रूट्स या उनका जूस पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, या कंट्रोल रखना चाहिए? जूस तो किसी को भी नहीं पीना। अच्छा, पीना ही नहीं चाहिए? जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जब भी आपने फ्रूट खाना है, होल खाना है, कंप्लीट खाना है, और उसका फार्मूला ये है कि आपकी मुट्ठी में आ जाना चाहिए, इतना को हैंडफुल होना चाहिए। हाँ, मसलन ये सेब खाना तो इतना सा खाएं आप जो मुट्ठी में 100 ग्राम का दाना बन जाएगा। इसी तरह से मौसम का फल खाएं। ठीक है, जो उस सीजन का उस फ्रूट सीजन है, में मतलब पीक पे हो, फ्रोजन या इस तरह का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो बाहर से आया हुआ है, थाईलैंड, न्यूजीलैंड के सेब आए हुए हैं, नो, आपके अपने खित्ते में, और इसको आप खाएं सुबह के वक्त। ठीक है, मतलब फ्रूट खाना हैंडफुल है और सीजन का है और सुबह के टाइम पे है खाना। इसको जब आप बाकी खानों के साथ, और खाली पेट खाएं तो बेहतरीन है। ठीक है, जब आप बाकी खानों के साथ इसे मिक्स करते हैं तो ये फिर प्रॉब्लम करता है, ब्लॉटिंग हो जाती है और मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। खाली पेट आप सेब एक खा लें, इतना सही। थोड़े अनार है, उसके दाने हैं, तो हैंडफुल, मतलब फ्रूट का एक हम लोगों ने रूल वो सेट कर दिया कि हैंडफुल होना चाहिए, बस एक हाथ में या मुट्ठी में जितना आता है उतना खाना। बिल्कुल खाएं, इससे मीठा, नेचुरल मीठा है, मज़ा आएगा। ठीक है, और डैमेज या नुकसान किसी तरह से नहीं देगा। हाँ, बस जूस निकाल के पिए। जूस में तो फिर सारा कुछ आपने फाइबर उसका निकाल दिया और शुगर कंटेंट ले लिया। ठीक है, वो तो सीधी सीधी, मतलब आप शुगर शीरा ही पी रहे हैं। आप याद रखें, जो फ्रूट के अंदर फ्रक्टोस है ना, फ्रूट की जो शुगर है उसको कहते हैं फ्रक्टोस। अब ये आपकी बॉडी मैक्सिमम पता कितना हैंडल कर सकती है? 6 ग्राम 7 ग्राम। मतलब वो तो बिल्कुल एक चम्मच में आ जाएगा। हाँ, वो मतलब एक सेब में इतना ही होगा। हाँ। एक अमरूद में इतना ही होगा, एक आड़ू में इतना ही होगा। लेकिन जब आप देखें कि एक आपने गिलास सेब का जूस निकालना है तो 7-8 सेब, बिल्कुल ऐसे, तो वो कितना उसमें कंटेंट चला गया? 40 ग्राम हो गया, 35 ग्राम। अब आपका लिवर उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, वो फैटी लिवर करता है। तो जो लोग फैटी लिवर का शिकार हो रहे हैं, अच्छा पहले कहते थे फैटी लिवर शायद शराब पीने से होता है, अब बच्चों में भी आ रहा है। 3 साल का बच्चा तो शराब नहीं ना पी रहा। Exactly. 3 साल का बच्चा फ्रक्टोज की कंजम्पशन का शिकार है। ये जो फ्रूट का जूस है, ये उसका फैटी को लिवर को फैटी कर रहा है, चाहे वो ताज़ा है। मैं वो डब्बे की तो बात ही नहीं करता, जो चीनी वाला है। हाँ, वो तो वैसे ही, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं फ्रेश जूस, जो कि हम लोग वैसे कंसीडर किया बहुत हेल्दी है। बच्चे को सुबह स्कूल जा रहा है तो हाँ फ्रेश जूस दे दो, नाश्ते में फ्रेश जूस कंज्यूम करो, मतलब उसे कंप्लीट ब्लॉक लगा देना, उसे ब्लॉक करें, फ्रूट दें उसे। ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये जो इसी की फ्रक्टोस है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और इसी फ्रक्टोस की वजह से यूरिक एसिड भी बढ़ता है। अच्छा, यूरिक एसिड वैसे जो जोड़ा जाता है कि गोश्त नहीं, गोश्त के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ये भी एक मिथ है। यूरिक एसिड आपका, आप कुछ भी ना खाएं तो 70% यूरिक एसिड आपकी बॉडी ने बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये आपके जब क्रोमोसोम डिग्रेड होते हैं, आपके सेल मरते हैं समझ लें, और नए वो जो उनका मटेरियल डिग्रेड होता है ना, उसमें प्योरीन होती है, प्योरीन से यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो 70% तो भाई बनना ही बनना है। अच्छा, आपकी बॉडी में हो गई होगा, वो आपको बाय चुनाव भी प्रोडक्ट है, करें, आपकी बॉडी की बाय प्रोडक्ट है, इसको निकलना चाहिए। जितना बन रहा है उतना निकल रहा है तो फिर मसला नहीं। मसला वहां पे पैदा होता है जहां गुर्दे उसे फिल्टर नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 20% जो यूरिक एसिड है ना, वो आपका बनता है जब आप फ्रक्टोस वाली चीज़ें खाते हैं, चीनी वाली चीज़ें खाते हैं, हाई फ्रक्टोस कॉर्न सिरप वाले आप जूसेस पी रहे हैं या फ्रेश फ्रूट के जूसेस पी रहे हैं, तो इसको जब मेटाबोलाइज करता है आपका लिवर, तो इसकी बाई प्रोडक्ट फ्रक्टोस है। ठीक है, मतलब एक इसमें मेन कल्प्रेट कॉर्न सिरप आपने जैसे नाम लिया, वो भी चीनी
वो भी चीनी ही है। चीनी में 50% फ्रक्टोज होता है। हम लोग क्योंकि मार्केटिंग या उसके गिमिक्स या पैकेजिंग पे आप अगर देखें सुपरमार्केट में जाके, तो मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि 40-50% तो प्रोडक्ट ही ऐसी हो जिसमें कॉर्न सिरप यूज होता ही होता सर है। वो सस्ता है ना, वो चीनी से सस्ता है, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, उसमें फ्रेशनेस ज़्यादा है। ठीक है। और मेरे जैसे या हम लोग नॉर्मल जो ग्राहक होंगे वो तो कॉर्न सिरप को हमारे जेहन में आता है छली। हाँ, हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि कॉर्न सिरप शुगर है। ये शुगर है, और ये कॉर्न के ऊपर एंजाइम और एसिड का केमिकल रिएक्शन करते हैं फिर निकलता है, तो ये नेचुरल चीज़ नहीं है। ठीक है, ये केमिकली प्रोड्यूस्ड एक एलिमेंट है जो केमिकली प्रोड्यूस है, नेचुरल नहीं है। सोर्स अगरचे कॉर्न है लेकिन ये नेचुरल है। तो ये 90% हो गया। अच्छा, 90% को आप देख नहीं रहे, 10% ज़रूर आता है गोश्त से। इस वजह से मरीज सारी उम्र गोश्त भी से भी बचता है, गोली भी खाता है। चीनी नहीं उसे कोई बताता, चीनी नहीं बताता कोई कि ये काम करो कि 90%, हम 10% का इलाज कर देते हैं, 90% रहने देते हैं। तो उसमें आपके जब शुगर होती है, चूंकि आपके किडनी फंक्शन भी डाउन हो जाते हैं, फिल्ट्रेशन नहीं होती प्रॉपर, और किडनी ने जो चीज़ वापस रीअब्जॉर्ब करनी है ब्लड में वो यूरिन में जा रही है, जो यूरिन में निकालनी है वो वापस ब्लड में जा रही है। ठीक है ना, उसकी वजह से यूरिक एसिड बिल्डअप होता है और फिर आपके वो जॉइंट्स में इकट्ठा होकर गोआउट की शक्ल में आ जाता है, पेन। तो ये सारी कारस्तानी फ्रूट जूसेस की है। ठीक है, जिसे गोश्त पे इल्जाम जिसका गोश्त पे इल्जाम है। गोश्त तो शानदार चीज़ है, बीफ है, मटन है, आप उसे ज़रूर लें, यखनी आप उसे पिएं, एनर्जी बनेगी आपकी। अब सर से पाँव तक हम क्या हैं, प्रोटीन ही है। प्रोटीन से बने हमारे जिस्म में 3 चीज़ें हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं और बोन्स हैं, और इनकी बेसिक जो है या प्रोटीन है या फैट्स है। तो जब आप ये नहीं ले रहे, मॉडर्न डाइट में हम ये नहीं ले रहे, हमने कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट बना दी हुई है। प्रोटीन को हमने कम कर दिया है, फाइबर को भी हमने कम कर दिया, बाकी हर चीज़ को ही कम करके हम लोगों के मेरे ख्याल से मॉडर्न फूड जो है वो कार्ब पे फोकस ज़्यादा कर रहा होता है। वो 80-90% आपकी कैलोरीज जो है ना वहीं से आ रही हैं, कार्ब से आ रही हैं, तो जो कि 10-12-15% होनी चाहिए थी। तो आज जब आप फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका फूड का इंटेक कम होगा। फूड का इंटेक कम होगा तो कार्ब भी कम खाएंगे आप। उससे ये होगा कि शुरू में थोड़ी सी क्रेविंग के मसाइल होते हैं, लेकिन फिर ठीक हो जाता है, फिर स्टेबिलिटी आ जाती है बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी को वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। बीमारी कब पैदा होती है? जब आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं मिलता, तब आप बीमार हो जाते हैं। जब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, हम इससे फूड से किसी का इलाज नहीं करते, हम बॉडी को उसकी चीज़ें देते हैं। बॉडी कहती है मुझे मेरी चीज़ें दो, मैं तुम्हें काम खुद करूँगी। ये बड़ी इंटेलिजेंट मशीन है। हमने इसको मारा ये है कि आप समझे कि आपकी गाड़ी है, आप उसमें हाई ऑक्टेन की बजाय डीजल डाली जा रहे हैं, और फिर आप कंप्लेन कह रहे हैं कि चलती नहीं, और ऊपर से फिर भी डीजल नहीं चेंज कर रहे, आप कभी उसमें कूलेंट डाल रहे हैं, कभी फलां ब्रेक ऑयल सही कर लें, असल बुनियाद नहीं ठीक कर रहे, फ्यूल आप नहीं ठीक कर रहे उसका। तो फ्यूल अपना ठीक कीजिए, फ्रीक्वेंसी ठीक कीजिए, वक्त पे सोइए, वक्त पे जाके, वेट अगर 15 किलो कम कर लेंगे तो आधी बीमारियां वैसे ही इन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इससे वेट आपका डाउन हो जाता है। सर, हमने फूड भी डिस्कस किया, हमने फ्रूट्स भी डिस्कस किए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एक एलिमेंट जो फाइनल वो है जो कि हमारी ज़रूरत भी है, वो है पानी। तो वाटर इनटेक कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए? अगर आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, या आप नॉर्मल एक हेल्दी एडल्ट भी हैं, तो आपकी वाटर इनटेक किस तरह की होनी चाहिए? ये बड़ी शानदार बात आपने कर दी। वाटर के हवाले से इतना मिथ है कि लोग कहते हैं जी डॉक्टर आम सुने ज़्यादा से ज़्यादा पानी, 8 ग्लास तो उन्होंने मिनिमम सेट किया हुआ ना थ्रेशोल्ड के, पीने ही पीने। बल्कि वो कहते हैं जी 5 लीटर 4 लीटर पी लें, ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे उतना यूरिन आपको ज़्यादा आएगा, और यूरिन के साथ तो आपकी बॉडी से मिनरल ज़्यादा निकल जाते हैं। तो जो पानी आपने पीना है उसका कोई साइंटिफिक फार्मूला होना चाहिए ना। अगर कोई चीज़ आपकी, जैसे हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट जितने हमें चाहिए हम उससे ज़्यादा खा रहे हैं तो बीमार हो गए। तो अगर पानी, मैं आपसे कहूँ फायद साहब, पानी जितना मर्जी पिएं, और ये बाल्टी पानी अभी मेरे सामने पिएं, तो क्या होगा? पहले तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो पानी को भी जब ये कंपनियां पानी वाली, मिनरल वाटर वाली आई हैं, तो इन्होंने किया,
ठीक है। इन्होंने पानी को फिल्टर किया, पानी के अंदर से जो मिनरल्स थे वो निकल गए, पानी अब आपका हो गया न्यूट्रल, जो आप पीते हैं बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, न्यूट्रल पानी जब हम पीते हैं तो बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो फौरन यूरिन से बाहर निकलता है। अब हो ये रहा है कि आपका जो सेल है वो डिहाइड्रेटेड है, उस तक पानी नहीं जा रहा। तो सेल के अंदर पानी ले जाने के लिए जरूरी है कि पानी के अंदर सोडियम हो। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज वो आप डालेंगे और वो उसी तरह फ्लश आउट हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। डिहाइड्रेटेड, मुंह खुश्क हो रहा है, स्किन ड्राइनेस है, नाखून ब्रिटल्स हैं कुछ। और पानी का एक तो फार्मूला ये है कि आपकी बॉडी वेट का हर 10 kg के ऊपर आपको 1 गिलास पानी, जो 250 ml का होता है, पीना चाहिए। दूसरा, पानी के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्ट मिलाएं। ठीक है, वो टेबल सॉल्ट हम यूज करें? टेबल सॉल्ट नहीं, पिंक हिमालयन सॉल्ट। पिंक हिमालयन सॉल्ट, ठीक है, टेबल सॉल्ट नहीं, वो आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं यूज नहीं, जो हमारा खेड़ा से आम मिलता है, नॉर्मल जो हमारे मुल्क में आम है, वो डालें। कभी इसमें दही की नमकीन लस्सी पतली बना लें, लेमोनाइड वाटर बना लें आप, उसमें थोड़ा सा सिरका डाल लें, थोड़ा सा नींबू डाल लें, नमक, जैसे शिकंजबीन बनती है। और ये पानी आपने सिप बाय सिप करके थोड़ा थोड़ा पीना। ठीक है, मतलब ऐसे भी नहीं है कि आप पूरी बोतल सारी बोतल पिएंगे तो वो सिस्टम में जाएगा, वो एक्स्ट्रा होगा, बाहर निकल जाएगा, फिर डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इफेक्ट ही नहीं लाएगा बॉडी पे। तो उसमें एक बड़ा अच्छा हम कहते होते हैं कि ड्रिंक योर फूड, ईट योर वाटर। पानी को सिप सिप करके पीना है, जैसे आप खाना खा रहे हैं, और खाने को आपने पानी की तरह से करना है, यानी इतना चबाना है कि आपके मुंह के अंदर वो पानी की तरह से नीचे उतर जाए। तो ये पानी का आपकी बॉडी के, देखिए मेरा वजन है 70 किलो, मेरे बायोकेमिकल प्रोसेस 70 किलो के हिसाब से। एग्जैक्टली। आपका वजन 90 किलो आपकी बॉडी के, तो मुझे पानी और आपको एक ही जैसा पीना है। ये तो बड़ा, क्योंकि अगर हम न्यूट्रिशन को, फूड को, दवाई को हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस इंसान के लिए ऐसी है, इसके लिए ऐसी है, तो ये पानी का वही मेरा एक था कि ये कैसे हो सकता है कि ये जनरल रूल है कि सबने 8 गिलास ही पीना। ये एग्जैक्टली है। तो आप अगर नॉर्मल ये है, हाँ आपने वर्कआउट किया है या मौसम बड़ा उस तरह का, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको प्यास लगी पी लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पिए ताकि बॉडी के अंदर जाए और इसमें मिनरल्स हों, ताकि वो सेल लेवल तक आपको हाइड्रेट करे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर, अब हमने बहुत सारी बातें वैसे तो की कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, बीमारी की जड़ क्या है डायबिटीज़ की, फिर ये कि इसे हल भी कैसे कर सकते हैं। अब एक सवाल ये है कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट यूजुअली होते हैं, जो कि इंसान एक जो है वैसे ही थोड़ा हेस्ट में काम करता है, जल्दबाज होता है, तो उनके बहुत ज़्यादा सवाल ये आते हैं कि ठीक है हम दवाइयाँ, इंसुलिन, सब चीज़ों को छोड़ते हैं, तो डायबिटीज़ रिवर्स करने में कितना टाइम फ्रेम उन्हें लग सकता है। और आपने अपनी डायबिटीज़, जैसे आपने बताया कि रिवर्स की, मेडिसिन को छोड़ दिया आपने, इंसुलिन को छोड़ दिया, कंप्लीट मेडिसिन फ्री लाइफ अब आप गुजार रहे हैं, तो कोई इसका थंब रूल है कि इतना टाइम लग जाता है डायबिटीज़ को रिवर्स करने में, या हर बंदे के हिसाब से ये भी वेरी करता है? देखिए, ये मेरे जो अपने ज़ाती नॉलेज में है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को डायबिटीज़ रिवर्सल करते देखा है जो 30-30 साल से इंसुलिन पे थे, 30-30 साल से इंसुलिन पे थे, और 90-90 यूनिट, 70-70 यूनिट लगा रहे थे। ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर कि एक, आप फॉलो कितना करते हैं स्ट्रिक्टली प्लान को, दूसरा इस चीज़ पे कि आपकी बॉडी को डैमेज कितना हो चुका है। अगर पुरानी बीमारी है, डैमेज ज़्यादा है, प्लान भी कभी ऑफ आप ऑन कर लिया, कभी आप खा रहे हैं, कभी छोड़ दिया, कभी फास्टिंग की, कभी नहीं की, जो थोड़ा सा बॉडी ने हील किया उसे आपने फिर ख़राब कर दिया, तो ये चेंज है। लेकिन जो एक आप थंब रूल कह रहे हैं, अगर आपकी कंप्लीटली रिवर्स नहीं होती तो फ़ायदा ज़रूर हो, दवाइयाँ कम हो जाएं, आप अच्छा महसूस करें, वज़न आपका कम होता है। एक तो मैंने आपको बताया कि वो वज़न वाला फार्मूला, 15 किलो वज़न, 33 पाउंड्स, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप जितनी जल्दी इसको कर लेंगे उतनी जल्दी आपका ये रिवर्स हो जाता है। दूसरा ये है कि आप तकरीबन इसको अगर हम हफ्तों में देखें ना, तो 12 हफ्ते लगते हैं किसी भी हैबिट को आपके जीन्स तक जाने में, मतलब 3 महीने तो 3 महीने अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, लो कार्ब डाइट करते हैं और टाइम पे सोते हैं, तो आपकी दवाइयाँ तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं।
और मज़े की बात ये है कि ये दवाइयाँ आप पहले दिन भी ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, इंसुलिन तो पहले दिन ही ख़त्म कर सकते हैं अगर आप लगाना छोड़ दें, मतलब इंसुलिन कुछ देखे भैया, आपने फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक कराया और वो पहले ही ज़्यादा है, हाँ, तो फिर बाहर से लगाएंगे तो जुल्म ही करेंगे ना। एग्जैक्टली, ये तो है। तो भाईजान जो भी इंसुलिन लगा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 24 घंटे इंसुलिन बंद करें, हाँ। और उसके बाद जाके फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवाएं। रात को खाना खा लें, 12 घंटे की फास्टिंग करें, सुबह 8 बजे जाके लैब वाले से लैब में जाके अपना ब्लड टेस्ट देना है, कलेक्शन सेंटर में नहीं देना। ठीक है, ठीक है, और वहाँ पे इंसुलिन लेवल चेक कराएं, और अगर इंसुलिन का लेवल 2.6 से लेके 6 के दरमियान है तो फिर तो ठीक है, और ऊपर है तो फिर ज़्यादा है, और अगर 2.6 से नीचे है, कुछ लोगों का कम भी होता है क्योंकि ओवर द टाइम आपके बीटा सेल जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते हैं, उन्हें शायद इंसुलिन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जिनका 2.6 से नीचे है उन्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि कम बन रही है। लेकिन जब वो फास्टिंग करेंगे, जब उनके पैंक्रियास से फैट हटेगा तो उनके बीटा सेल बनानी शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब ये ऐसे भी लाजमी नहीं है कि अगर वो नहीं प्रोड्यूस करे तो बाकी की ज़िंदगी प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और आप ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी बॉडी की मतलब जो अपनी इंसुलिन जनरेशन है वो भी बेहतर हो जाएगी। इसको हम कहते हैं बीटा सेल फंक्शनिंग हो जाएंगे। वो डिसफंक्शन हुए थे वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे, डेड नहीं हुए थे। होता यह है कि बीटा सेल बड़े सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही आपको बताया 1.5 ग्राम सिर्फ पैंक्रियास के ऊपर उसको हटाना है आपने, हाँ। ठीक है, जैसे ही वो हटती है तो वो नीचे से निकल आते हैं और वो इंसुलिन बनानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्यों शुगर ख़त्म नहीं होती, क्यों रिवर्स नहीं होती? आप देखेंगे कि जिस शुगर के पेशेंट ने शुगर की दवाइयाँ शुरू की हैं उसका वज़न बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है। तो भाई जब और फैट्स जमा होंगी और लिवर फैटी हो जाएगा, आपका पैंक्रियास फैटी हो जा रहा है, आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है, तो दवाइयाँ जितनी मर्जी खा लें वो काम नहीं करेंगी, आपकी बीमारी इंक्रीज बीमारी बढ़ेगी, मर्ज बढ़ता गया जू दवा की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इस तरह से आप इसको निकल जाते हैं। ठीक है सर, हमने वैसे तो होलिस्टिकली बहुत सारी चीज़ें कवर की डायबिटीज़ के बारे में। एक जाते जाते आप अगर टिप वो भी दे जाएं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ अभी उन्हें शायद ना हो, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ वो इस दलदल में फंसे ही ना। तो एक हेल्दी एडल्ट को अपनी लाइफ में या थ्रू आउट द डे क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसकी बेसिस पे हम लोग कम से कम ये कह सकें कि बीमारियों से वो बचा रहेगा? एक तो टेस्ट लाजमी कराएं, ताकि वो तो आप हेल्दी हैं अनहेल्दी हैं, ये टेस्ट 4 जो बताए हैं वो तो आप करवाएं ताकि आपको पता चले कि एटलीस्ट अब हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, बेंचमार्क कर लें आप, तभी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कुछ ठीक करना है या नहीं करना। और दूसरा ये है कि फास्टिंग करें। बिल्कुल ठीक है, आप इंशाल्लाह बचे रहेंगे। फास्टिंग एक आप देखें कि जितने भी मज़ाहिब हैं सब के अंदर साल में एक दफ़ा कंपलसरी है फास्टिंग। हाँ, वैसे तो हर रिलीजन ही कहता है। अब अभी हम रोज़े रख रहे हैं, कल से क्रिश्चियन के रोज़े भी शुरू हो गए। ठीक है, ठीक है, वो भी रखेंगे। और बुद्धिज्म में तो है ही ये। हाँ, बुद्धिज्म में तो कहते हैं रहो ही भूखा। भी हिंदू भी रखते हैं उनका भी, वुमेन उनकी अलग, मर्द अलग। ठीक है, तो वजह क्या है कि ये आपकी बॉडी को ओवरऑल कर देता है। तो आप फास्टिंग करें। दूसरा ये है कि 2 वक्त खाना खाएं और उसमें पोर्शन साइज कर लें। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, एक पोर्शन उसका आप सैलड, एक पोर्शन आप उसका दाल सालन, और एक पोर्शन उसका आप पानी, और एक पोर्शन आप रोटी या चावल रख लें। ठीक है, तो 25% हो जाएगा। और अगर आपका दिल करे कि मैं चावल और खाना चाहता हूँ तो पहले आप उतनी सैलड और खाएं, उतना सालन और खाएं, फिर उसकी तरफ ठीक है, तो आप बैलेंस में आ जाएंगे। यखनी आप लोगों के घरों में होनी चाहिए, सैलड आपके घरों में हर खाने का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो शाम का खाना आप 6 बजे फिनिश कर लें, रात को 10 बजे सो जाएं। जो काम आप रात को कर रहे हैं सुबह उठ के कर लें। ठीक है, मतलब आप सिर्फ ये अपनी डेली की रूटीन और खाने की ये बेसिक चेंजेस अगर करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ मतलब गुजार सकते हैं। आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारी ज़िंदगी में मेडिसिन का रोल सिर्फ 10% है। जब कोई इमरजेंसी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, अब किसी को हार्ट अटैक होता है, खुदा ना खासा, तो उसे आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे।
एक्सीडेंट है, हड्डी टूट गई है, ब्लीडिंग तो हो आप रही है, जाएंगे तो आपको डॉक्टर। जाएंगे। ये क्या बात है कि सुबह भी 5 गोलियां खा के काम पे जाना है, दोपहर को भी खानी है, रात को भी खानी है। बिल्कुल वो भाई वो जो केमिकल अंदर जा रहा है वो कुछ तो डैमेज उसने कर तो रहा कोई होगा। कहानी तो अंदर करनी है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से हमने नेचुरली हेल्दी रहना है, दवाइयों के साथ नहीं रहना। एग्जैक्टली हाँ, मेन फोकस हमारा ये है कि दवाइयों से अपनी जान छुड़वाई जाए और नेचुरली अपनी हेल्थ को फूड के improve ऊपर कर सकें। कंसंट्रेट करें। जो पैसा आपने दवाइयों वालों को देना है वो पैसा अपने फूड पे लगाएं। बोला सर आपने Organic वैसे ही food जो खाएं। टिप्स दिए हैं उससे ये तो है कि और पैसे बचाएं ना बचाएं, साल का 1,80,000 तो हर कोई बचा सकता है जो वो डायबिटीज़ की दवाइयों पे खर्च कर रहा है। और एंड पे वो डायलिसिस से भी बच सकता है जिसने सब Exactly. कुछ लेके चले जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है उस पर। सर वेरी हेल्दी एंड अमेजिंग कन्वर्सेशन वी हैड विद यू, और इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम लोगों की कोशिश भी ये होगी कि हम कॉन्टीन्यूस रखें। ये एक होलिस्टिक ओवरव्यू हमने लोगों को वैसे तो दिया कि डायबिटीज़ क्या है, कहाँ से आती है, क्यों पैदा होती है, किस तरह से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये एटलीस्ट ताकि उनके बिलीफ सिस्टम को एक दफ़ा शेक करे कि ऐसा नहीं है कि दवाइयों की तरफ ही आपने जाना है। बहुत सारे और तरीके हैं, एंशिएंट विजडम है ये जो हम शेयर कर रहे हैं कि हर रिलीजन में भी रोज़ा है, हर रिलीजन में इतना ज़्यादा खाने पे फोकस नहीं है, तो उसकी कोर वजूहात ही ये है कि बीमारी से बचा सकें। और इंशाल्लाह इस सिलसिले में आगे हम लोगों की कोशिश होगी कि हम और इन डेप्थ इन टॉपिक्स पे जाएं, हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करें और अपने व्यूअर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें। हम प्रोडक्ट नहीं नॉलेज देंगे हाँ जी। ताकि उसी की बेसिस पे वो बाकी जो दलदल में जो बीमारियों के दलदल में फंसे हैं उससे निकल सकें। ऐसे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और इंशाल्लाह जल्द ही अगले एक और हम लोगों के पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।